हमारा आज का लेक्चर इनहेरिटेंस के ऊपर होगा। इनहेरिटेंस एक ऐसी टेक्निक है जिसकी मदद से हम ऑलरेडी लिखे हुए कोड को हम फर्दर एक्सटेंड करते हैं और कोड रीयूज़ के ऊपर फोकस करते हैं। अभी तक हम जो कोड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का देख रहे हैं वो क्लासेस की शक्ल में लिखा हुआ है। हम पहले से मौजूद क्लासेस जो हैं उनको फर्दर हम एक्सटेंड करेंगे और इनके अंदर कुछ कोड का इजाफा करेंगे। तो हमारी पहले से लिखी हुई क्लासेस को हम बेस क्लासेस कहेंगे और जो हम उनमें फर्दर मॉडिफिकेशन करेंगे और जो नई क्लासेस बनेंगी उनको हम डिराइव्ड क्लासेस कहेंगे। अब अगर आप इनहेरिटेंस रिलेशनशिप को देखें तो ये इज़ ए का रिलेशनशिप है। इज़ ए से क्या मुराद कि हम एक जनरल पर्पज़ क्लास जैसे एक एम्प्लॉय की क्लास है और एक पर्सन की क्लास है, तो इन दोनों में से अगर हम देखें तो हमारा पर्सन क्लास जो है वो एक जनरल पर्पज़ क्लास है और उसकी एक स्पेशलाइज्ड फॉर्म एम्प्लॉय क्लास है। यानी हम ये कह सकते हैं कि एवरी एम्प्लॉय इज़ ए पर्सन। तो ये इज़ ए का रिलेशनशिप जैसे आपको रियल लाइफ में नज़र आता है, बिल्कुल वैसा ही कोड के अंदर जब हमारी एक क्लास जो जनरल पर्पज़ होगी और एक उसकी स्पेशलाइज्ड फॉर्म होगी तो हम इज़ ए रिलेशनशिप जो है उसको इस्टेब्लिश करेंगे। और जो हमारी डिराइव्ड हुई क्लासेस होंगी, अब डिराइव से मुराद वो क्लासेस जो हमने फर्दर मॉडिफिकेशन करके बनाई हैं, उनके अंदर अपने से जो अपनी बेस क्लासेस हैं यानी जिन क्लासेस से हमने इनको डिराइव किया है उनकी फंक्शनैलिटी भी मौजूद होती है। अब अगर हम इसकी एग्जांपल्स देखें तो हमें अपने लेफ़्ट साइड के ऊपर बेस क्लासेस यानी ये जनरल पर्पज़ क्लासेस नज़र आ रही हैं जिनका कोड हमें लिखा हुआ मिले, तो हम इनको फर्दर डिराइव करके हम स्पेशलाइज्ड कोड भी डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एक स्टूडेंट की अगर क्लास मौजूद है तो हम उसी में कुछ नए फीचर्स का इजाफा करें तो वो ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए बन जाएंगी या अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए हम उनको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जनरल पर्पज़ कोड जो है वो स्टूडेंट क्लास का हमारे पास होगा और हम उसको एक्सटेंड करके या डिराइव करके ग्रेजुएट स्टूडेंट या अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए हम उसको बना सकेंगे। एक और एग्जांपल हमारी शेप क्लास की है कि अगर हमारे पास एक ऐसी क्लास लिखी हुई पहले से मौजूद है जो हमसे पहले किसी और डेवलपर ने लिखी है, उसने शेप की क्लास को डिफ़ाइन किया है, तो अब शेप एक जनरल पर्पज़ क्लास है। इसका एक स्पेशलाइज्ड वेरिएंट सर्कल क्लास हो सकती है या रेक्टेंगल क्लास हो सकती है। तो हम अगर शेप के अंदर कुछ चीज़ों का एडिशन करें, कुछ प्रॉपर्टीज़ या कुछ फंक्शंस का इजाफा करें तो वो उसको सर्कल बना देंगी या वो उसको रेक्टेंगल बना देंगी। इसी तरह एम्प्लॉय की एक क्लास है। एम्प्लॉय के हम जब फर्दर अगर हम इसको एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ तो वो एम्प्लॉय एक फैकल्टी मेंबर हो सकता है या वो स्टाफ मेंबर हो सकता है। तो इस तरह से हम अपनी जनरल पर्पज़ क्लासेस को एक्सटेंड करके स्पेशलाइज्ड क्लासेस की शक्ल में लिख सकते हैं और ये काम हम इनहेरिटेंस की मदद से करेंगे। अगर इसको एक ग्राफिकल शक्ल में देखें तो इनहेरिटेंस होने की वजह से हमारे पास एक ट्री लाइक हायरार्की बन जाती है। जैसे कि अगर हमारे पास एक शेप की क्लास जो सबसे जनरल पर्पज़ है और इसे हमने एक सर्कल की क्लास बनाई और दूसरी क्लास जो हमने एक्सटेंड की वो रेक्टेंगल की थी, तो अब ये दोनों जो सर्कल और रेक्टेंगल हैं ये हमारी डिराइव्ड क्लासेस हैं और ये शेप की क्लास हमारी बेस क्लास है। अब अगर हम इस रेक्टेंगल को फर्दर एक्सटेंड करें और एक स्क्वायर बना दें, क्योंकि स्क्वायर भी एक तरह की रेक्टेंगल ही है, तो हमारे पास वो इज़ ए का रिलेशनशिप जो है वो हमें वाजे नज़र आएगा कि स्क्वायर इज़ ए रेक्टेंगल, रेक्टेंगल इज़ ए शेप, इसी तरह सर्कल इज़ ए शेप। तो ये वाला रिलेशनशिप जो है ये जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर बनाने की कोशिश करेंगे डिफरेंट क्लासेस के दरमियान, तो ये सारा काम हम इनहेरिटेंस से कर रहे होंगे। अब इनहेरिटेंस की काफ़ी किस्में हैं जिनमें से एक है सिंगल इनहेरिटेंस, यानी अगर हमारे पास एक क्लास एक ही बेस क्लास से एक्सटेंड हो रही है, यानी एक डिराइव क्लास एक सिंगल बेस क्लास से हम बना रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम सिंगल इनहेरिटेंस कर रहे हैं। और अगर एक से ज़्यादा क्लासेस की शक्ल में हम एक्सटेंशन कर रहे हैं तो हम इसको मल्टीपल इनहेरिटेंस कहेंगे। जैसे सिंगल की एग्जांपल यूँ है कि सर्कल क्लास को हम शेप की क्लास से बना सकते हैं, ये सिंगल इनहेरिटेंस की एग्जांपल है। और हम एक सन की क्लास, मदर क्लास और फादर क्लास इन दोनों को एक्सटेंड मिला के करें और सन की क्लास बनाएं तो ये हमारी मल्टीपल इनहेरिटेंस है कि जितनी अगर आपकी एक से ज़्यादा क्लासेस से आप इनहेरिटेंस कर रहे हैं तो ये मल्टीपल इनहेरिटेंस, और अगर आप सिर्फ सिंगल क्लास इनहेरिटेंस कर रहे हैं तो वो सिंगल इनहेरिटेंस कहलाएगी। अब जब हम देखें तो ये इनहेरिटेंस के अंदर भी फर्दर हमारा वो जो एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक प्राइवेट वो वाली बात इसमें भी वैलिड होगी। अगर हम कोई इनहेरिटेंस पब्लिक करना चाह रहे हैं, यानी हमने अपनी एक क्लास से दूसरी क्लास एक्सटेंड की है, एक बेस क्लास से एक डिराइव क्लास बनाई है,
तो उसको अगर हम पब्लिकली इनहेरिटेंस करें, जो कि इसका अभी हम सिंटैक्स बाद में देखेंगे, तो होगा क्या, बेस क्लास के अंदर मौजूद तमाम पब्लिक डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन जो हैं वो वैसे के वैसे ही डिराइव क्लास में भी हमें एक्सेसिबल होंगे। यानी वो पब्लिक हैं तो अगर बेस क्लास में, तो वो डिराइव क्लास में भी उनकी जो एक्सेस मॉडिफिकेशन है वो पब्लिक ही रहेगी। अब हम देखते हैं कि हम इन क्लासेस को जब डिज़ाइन कर रहे होंगे, इनहेरिटेंस कर रहे होंगे सी प्लस प्लस के अंदर, तो वो किस सिंटैक्स से कर रहे होंगे। इसको एक डायग्राम से समझते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले सिंगल इनहेरिटेंस और मल्टीपल इनहेरिटेंस की बात की थी। तो अगर हम इन दोनों की एग्जांपल को देखें ग्राफिकल शक्ल में, तो ये हमारे पास एक सब क्लास है जो कि हमने एक सुपर क्लास से बनाई है। अब आप इस सुपर क्लास को बेस क्लास भी कह सकते हैं और इस सब क्लास को आप डिराइव्ड क्लास भी कह सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर हम बेस क्लास को सुपर क्लास भी कह देते हैं और डिराइव्ड क्लास को सब क्लास भी कह देते हैं। और एरो कुछ इस तरह से ड्रा किया जाता है कि ये हमेशा सब क्लास यानी डिराइव क्लास से बेस क्लास की तरफ होता है। यानी हमने अपनी क्लास को जिस क्लास से डिराइव किया है, हम उसकी तरफ एरो लगा देंगे। अब चूंकि हमारी ये एक क्लास एक ही से हमने एक्सटेंड की है, या एक ही सब क्लास से बनाई, सब क्लास जो है वो हमने एक ही सुपर क्लास से बनाई है, तो हमने इसको सिंगल इनहेरिटेंस कहते हैं। इसके मुकाबले में अगर हम देखें कि जब हमारे पास एक से ज़्यादा क्लासेस मौजूद हों और हम अपनी एक नई क्लास उनको मुख्तलिफ कम्बिनेशन से जोड़ के बना रहे हैं, तो फिर हम उसको मल्टीपल इनहेरिटेंस कहते हैं। तो इस डायग्राम से हमने देखा कि हम इनहेरिटेंस 1 to 1 टाइप भी कर सकते हैं और 1 to many भी कर सकते हैं। अब हम एक ऑर्डिनरी सी क्लास जैसे हम पहले बनाते आ रहे हैं सी प्लस प्लस के अंदर, उसको पहले एक आम क्लास को बनाते हैं और इसका नाम हम रख देते हैं सुपर क्लास। यानी हम एक्चुअली वो डिमॉन्स्ट्रेट करवाना चाह रहे हैं कि हमारी कौन सी क्लास बेस क्लास कहलाएगी और कौन सी डिराइव्ड क्लास कहलाएगी, या कौन सी क्लास सुपर क्लास कहलाएगी और कौन सी क्लास जो है वो सब क्लास कहलाएगी। तो उसके लिए हमने उसके लिए नाम भी कुछ इस किस्म से रख दिए हैं। तो अगर आप देखें तो इस क्लास के अंदर एक ही प्राइवेट डेटा मेंबर स्टोरेज का है जो कि इंटीजर टाइप का है, और दो फंक्शन पुट और गेट, ये सेटर्स और गेटर्स जो हैं ये हमने इसमें इंप्लीमेंट किए और इनको हमने पब्लिक सेक्शन में रख दिया। मेन के अंदर हमने जाके इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया है और ऑब्जेक्ट के अंदर डॉट पुट का फंक्शन कॉल करके हमने 100 की वैल्यू इसमें रखवाई है, और फिर हमने उसी वैल्यू को एक प्लस का इंक्रीमेंट करके दोबारा, यानी 100 को हमने एक इंक्रीमेंट करके दोबारा उसको रखवा दिया ऑब्जेक्ट के अंदर। तो अब जब प्रिंटिंग करेंगे तो हमें 101 नजर आएगा। ये एक सिंपल सी क्लास है। अब हम इस क्लास की मदद से अपनी एक और क्लास इनहेरिट करेंगे। अब उस इनहेरिटेंस का पहले सिंटैक्स देख लेते हैं। तो जब हम अपनी नई क्लास बनाने लगेंगे तो हम पहले लिखेंगे क्लास का कीवर्ड, अपनी नई क्लास का नाम, कॉलन लगाएंगे, उसके बाद हम यहाँ पे पब्लिक, प्राइवेट या प्रोटेक्टेड इन तीनों में से कोई एक एक्सेस स्पेसिफायर जो है वो लिखेंगे। फिर हम अपनी उस बेस क्लास का नाम लिखेंगे जिसको हम फर्दर एक्सटेंड करना चाह रहे हैं। यानी नई क्लास का नाम तो आपका इधर आ जाएगा, लेकिन जिस क्लास से हमने उसको इनहेरिट करवा रहे होंगे उस बेस क्लास का नाम, उस सुपर क्लास का नाम हम यहाँ पर लिख देंगे, और उसके बाद हम वैसे ही एक अपनी क्लास लिखते चले जाएंगे। अब इसके अंदर हमने देखा कि ये जो मेंबर एक्सेस स्पेसिफायर है, इसके अंदर हम तीन चीज़ें लिख सकते हैं। या तो एक वक्त में हम पब्लिक लिख सकते हैं, या प्राइवेट लिख सकते हैं, या प्रोटेक्टेड लिख सकते हैं। अगर हम इस हिस्से को ओमिट कर दें, यानी हम इस हिस्से को लिखें ही ना, तो फिर बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट इनहेरिटेंस कंसीडर होगी। अब इस प्राइवेट इनहेरिटेंस से क्या फ़र्क पड़ेगा? इससे फ़र्क ये पड़ेगा कि जो प्राइवेट हमारे डेटा मेंबर्स हैं, जो कि हमारी इस बेस क्लास के अंदर पहले से मौजूद हैं, वो प्राइवेट के तौर पर ही इस नई क्लास के अंदर भी शामिल हो जाएंगे। लेकिन इससे एक और फ़र्क भी पड़ेगा कि हमारे जितने के पब्लिक हमारे डेटा मेंबर्स या मेंबर फंक्शंस हैं, वो भी प्राइवेट बन जाएंगे इस नई क्लास के अंदर। तो जैसे ही हम प्राइवेट का कीवर्ड यहाँ लिखेंगे तो बेस क्लास के अंदर मौजूद तमाम डेटा मेंबर जो प्राइवेट और पब्लिक में लिखे हुए थे, और तमाम जो मेंबर फंक्शंस हैं प्राइवेट और पब्लिक के, वो भी मुकम्मल प्राइवेट बन के इस नई क्लास के अंदर आ जाएंगे। लेकिन अब इससे एक हमें थोड़ा सा एक मसला बनेगा इस प्राइवेट इनहेरिटेंस से। वो ये कि हमने देखा कि अगर एक चीज़ प्राइवेट है, क्या हम उसको आउटसाइड द क्लास जो है वो एक्सेस कर सकते हैं? हम उसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। तो जो चीज़ें हम प्राइवेटली इनहेरिट करेंगे, यानी वो तमाम चीज़ें जो बेस क्लास से हमारे इस नई क्लास के अंदर शामिल होंगी, आल दो कि वो अब इस क्लास का पार्ट होंगी, लेकिन
वो चूंकि एक अलग क्लास से आई हैं, इसलिए अगर वो क्लास प्राइवेट इनको डिक्लेयर कर रही थी तो हम उसको डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते। अब उनको फिर एक्सेस कैसे किया जाए? हमें लाजमी कुछ इंटरफेसेस देने पड़ेंगे सेट और गेट फंक्शन की शक्ल में, ताकि हम अपनी डिराइव क्लासेस के अंदर भी उनको एक्सेस कर सकें। ये चीज़ कोड को देखने से हमारे पास वाज़ेह हो जाएगी। हम कोड को देखेंगे तो ये हमारी सारी के सारे जितनी भी कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगी। अब एग्जांपल देखते हैं सिंटैक्स की, कि अगर हमने एक सन की क्लास बनानी है तो हम लिखेंगे क्लास सन क्लास, कॉलन लगाएंगे, फिर एक्सेस स्पेसिफायर के हम पब्लिक इनहेरिटेंस करना चाह रहे हैं, प्राइवेट करना चाह रहे हैं या प्रोटेक्टेड करना चाह रहे हैं, तो हम वो उनमें से कोई एक कीवर्ड यहाँ जैसे हमने पब्लिक लिख लिया है, हम पब्लिकली इनहेरिटेंस करना चाह रहे हैं। उसके बाद हमारी फादर क्लास, यानी ये आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाने के लिए है कि एक जो आपकी नई क्लास है वो एक पहले से मौजूद क्लास की मदद से हम बनाएंगे, और सिंटैक्स हम कुछ इस तरह का रखेंगे। इस चीज़ को हम जो हमने देखा कि अब हमने एक सुपर क्लास तो बना ली थी, जो हमने एक एग्जांपल पहले देखी, अब हम उससे एक सब क्लास कैसे बनाएंगे इसको अब हम देखते हैं। अब अगर आप देखें तो हमारे पास एक क्लास सब हमने नई बनाई है और ये इनहेरिट कर रही है सुपर की क्लास को, जो कि हमने कुछ देर पहले इंप्लीमेंट की थी। तो अब इससे होगा क्या? हमने चूंकि यहाँ पर कोई एक्सेस स्पेसिफायर मेंशन नहीं किया तो बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट इनहेरिटेंस होगी। तो सुपर क्लास के अंदर मौजूद तमाम के तमाम डेटा मेंबर्स और तमाम के तमाम मेंबर फंक्शंस माँ सिवाय कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर के, वो सब के सब प्राइवेट कंसिडर हो जाएंगे। अगर हम यहाँ पर प्राइवेट ना लिखें तब भी ये प्राइवेट ही कंसिडर होता है, क्योंकि हमने अभी देखा कि बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम इसको स्किप करते हैं, यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट कुछ भी नहीं लिखते, तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ प्राइवेट लिखा जाता है। अब इस नई क्लास को अगर देखें तो हमने इसके अंदर कुछ भी नहीं डाला अभी तक, हमने सिर्फ इसको हमने इनहेरिटेंस की मदद से अपनी एक क्लास को हमने फर्दर एक्सटेंड किया, यानी सुपर की क्लास पहले से मौजूद थी, हमने एक नई क्लास बनाई सब की, और उसके अंदर इसके सुपर के अंदर मौजूद तमाम चीज़ों को इसका हिस्सा बना दिया। और फिर हमने इसका नई क्लास यानी सब जो भी हमने नई बनाई क्लास है सब उसका ऑब्जेक्ट बनाया, उसका डॉट पुट फंक्शन कॉल किया, फिर उसके अंदर 100 रखवाया, फिर हमने इसको दोबारा प्लस का इंक्रीमेंट किया और उसको प्रिंट कर दिया। अब आप अगर इस कोड को चलाएंगे तो क्या होगा? ये कोड कंपाइल टाइम पर ही जो है इसमें एरर जनरेट हो जाएंगे, और एरर जनरेट होंगे हमारे इस पुट वाले फंक्शन के ऊपर, ये जो हमारा इस ऑब्जेक्ट डॉट पुट का फंक्शन है ये वाला। इसकी वजह क्या है? अब देखिए इस क्लास के अंदर तो हमने कोई चीज़ डिफाइन नहीं की, तो सुपर क्लास के अंदर मौजूद तमाम चीज़ें यहाँ पर इसका हिस्सा बन जाएंगी, लेकिन वो हिस्सा तो बनी है, लेकिन वो सब की सब प्राइवेट हैं और वो सुपर क्लास की ही एक्सेस में थी। ऑल दो कि वो अब इनहेरिटेंस करने की वजह से उसके अंदर वो सारी खसूसियात सब क्लास के अंदर आ चुकी होंगी, लेकिन उनको हम डायरेक्ट एक्सेस अभी नहीं कर सकते। ऑल दो कि इस सुपर का पुट फंक्शन इसका मेंबर बन चुका होगा, लेकिन हम जब तक इसको कोई ऐसा मेंबर फंक्शन नहीं इम्प्लीमेंट करेंगे जो कि पब्लिकली जाके इसको एक्सेस करेगा, तब तक ही हमारे पास कोई भी चीज़ जो है वो एक्सेस नहीं हो सकती। तो इनहेरिटेंस के अंदर जो एक कन्फ्यूजन अक्सर आती है वो है कि अगर हमने इनहेरिट किया है सुपर क्लास को सब क्लास के अंदर, इसके सारे डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन जो हैं वो इसका पार्ट बन गए हैं, तो फिर हम इनको डायरेक्ट एक्सेस क्यों नहीं कर सकते? तो इसको एक्सेस करना हो तो हमें फिर यहाँ पर प्राइवेट की बजाय पब्लिक इनहेरिटेंस करनी चाहिए, ताकि हमारे पास वो सब की सब चीज़ें एक्सेस हो रही हैं। अब देखते हैं कि हम पब्लिक इनहेरिटेंस कैसे करेंगे। तो इसका सिंटैक्स बिल्कुल वैसे ही है कि हम क्लास सब क्लास का नाम, यानी जो हमारी नई क्लास है उसका नाम, कॉलन, और उसके बाद हम पब्लिक का कीवर्ड लिखेंगे, अपनी बेस क्लास या सुपर क्लास का नाम लिखेंगे, और उसके बाद ब्रैकेट्स के अंदर हम बाकी सारी फंक्शनलिटी जो कि इस नई क्लास के लिए ज़रूरी है वो अलग से इम्प्लीमेंट कर लेंगे। अब इस तरीके से हम पब्लिक इनहेरिटेंस जो है वो परफॉर्म कर रहे होंगे। लेकिन अब याद रहे कि इस पब्लिक को लिखने का क्या क्या इफ़ेक्ट आएगा हमारी सुपर क्लास के या हमारी जो पेरेंट क्लास है उसके डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस के ऊपर। तो उस क्लास के पब्लिक वाले सेक्शन में सब कुछ लिखा होगा वो पब्लिकली ही इनहेरिट हो जाएगा क्लास सब के अंदर, यानी इसके अंदर लिखे हुए तमाम पब्लिक वाला कोड इधर भी एक्सेसिबल हो सकता है, लेकिन इसका जो प्राइवेट वाला सेक्शन है वो स्टिल प्राइवेट ही रहेगा इस नई क्लास के अंदर भी, यानी ये सब की क्लास डायरेक्टली उन प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस नहीं कर सकती। तो फिर हमारे इस पब्लिक इनहेरिटेंस का फ़ायदा क्या हुआ? इस पब्लिक इनहेरिटेंस का फ़ायदा ये हुआ कि हमने इस सुपर क्लास के अंदर
यानी इस क्लास के अंदर हमने जो पब्लिक वाले सेट और गेट मेथड लिखे होंगे हम वो यूज़ कर लेंगे इस क्लास की प्राइवेट जो डेटा मेंबर्स हैं उनको एक्सेस करने के लिए। प्राइवेट इनहेरिटेंस हमें वो सेटर्स और गेटर भी हमसे हाइड कर रही थी। अब इस पब्लिक जो हमारी इनहेरिटेंस है इसके अंदर हमने एक्चुअली उन सेटर्स और गेटर्स को हमने जो है वो अपने पास रख लिया है एक्सेस करने के लिए। अब हम इस चीज़ को एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। हमारे पास एक सुपर क्लास है जिसके अंदर एक स्टोरेज का वेरिएबल है और पुट और गेट के दो मेथड्स हैं जो कि पब्लिक में लिखे हुए हैं, और हम पब्लिक इनहेरिटेंस करते हुए एक नई क्लास सब बना रहे हैं जो कि इन सारे मेथड्स को एक्सटेंड करेगी। तो जैसे ही हमने इस सब क्लास के अंदर हमने नए मेथड्स जो हैं ये पब्लिकली एक्सटेंड किए हैं हमने, तो ये पब्लिक वाला सेक्शन तो हमारा यहाँ पे एक्सेसिबल हो जाएगा, लेकिन प्राइवेट वाला स्टिल हमारा एक्सेसिबल नहीं है। ये स्टोरेज इस सुपर क्लास का प्राइवेट डेटा मेंबर है। ऑल्दो कि ये चीज़ सब का पार्ट बन चुकी है, लेकिन स्टिल हम इनको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। तो इनहेरिटेंस करते हुए हम इस तरह के प्राइवेट वेरिएबल्स को कैसे एक्सेस करेंगे? हम सिंपली जो हमारी पेरेंट क्लास है उसके पब्लिक वाले सेक्शन में लिखे हुए मेथड्स की मदद से हम इस स्टोरेज वाले वेरिएबल को एक्सेस कर लेंगे। ये जो पुट और गेट हैं इनकी मदद से हम इस स्टोरेज वाले को एक्सेस कर लेंगे। तो पब्लिक इनहेरिटेंस हमें ये फैसिलिटेट कर देगी कि हम पब्लिक सेक्शन में लिखे हुए मेंबर फंक्शंस की मदद से हम मैनिपुलेशंस कर सकें। अब हम इस मेन फंक्शन को देखते हैं। मेन के अंदर हमने सब का एक ऑब्जेक्ट बनाया और जब हमने इसका पुट फंक्शन कॉल किया तो अब कोई कंपाइल एरर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमने पब्लिक इनहेरिटेंस करके कंपाइलर को बता दिया है कि हम इस सुपर क्लास के पब्लिक वाले फंक्शंस को एज यूजुअल इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे कि ये हमारी क्लास के पास हो। तो इनहेरिटेंस में आप एक चीज़ का फ़र्क वाजे रखें कि ऑल्दो कि हम अपनी जो चाइल्ड क्लास है उसके अंदर हम अपनी पेरेंट क्लास की फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड करते हैं, लेकिन हम उसको डायरेक्टली एक्सेसिबल तब तक नहीं कर सकते जब तक कि हमारे पास पब्लिक इनहेरिटेंस ना हो। अगर हम प्राइवेट इनहेरिटेंस करेंगे तो सब कुछ प्राइवेट हो जाएगा और हम कुछ भी एक्सेस नहीं कर सकेंगे, लेकिन अगर हम इसको पब्लिकली करेंगे तो फिर एटलीस्ट हमारे पास पब्लिक वाला सेक्शन जो हमारी पेरेंट क्लास का पब्लिक वाला सेक्शन है ये हमारे पास एक्सेसिबल होगा। अपनी इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम एक डिटेल्ड कोड एग्जांपल का जो है वो उसकी मदद लेते हैं। हमारे पास एक क्लास ए है और एक क्लास बी है। क्लास ए जो है वो हमारी बेस क्लास है, यानी ये हमें पहले से लिखी हुई मिलेगी और हमने इसकी मदद से अपनी एक नई क्लास बी बनानी है जो कि ना सिर्फ इनको अपने अंदर अकोमोडेट करेगी बल्कि कुछ नई चीज़ों को भी इम्प्लीमेंट करेगी। तो हमारे पास एक बेस क्लास है जिसके अंदर x, y और z तीन डेटा मेंबर हैं और दो इसके मेंबर फंक्शंस हैं। हमने अपनी क्लास b बनाई है, उसको बिल्कुल वही सिंटैक्स है कि हमने क्लास b कॉलन आगे पब्लिक और उस क्लास का नाम जो हमारी बेस क्लास है इस सूरत में यानी ए क्लास। हमने ए क्लास को मॉडिफाई किया है और एक नई क्लास बना दी है बी क्लास जिसके अंदर इस ए की भी सारी फंक्शनैलिटी मौजूद है और कुछ इसकी अपनी स्पेशलाइज्ड फंक्शनैलिटी भी हम इसमें इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो हमारी ये वाला पोर्शन है ये डिराइव्ड क्लास का है और ये वाला पोर्शन सारा बेस क्लास का है। मेन के अंदर जाके हम सिंपली पहले क्लास ए का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और फिर एक क्लास बी का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट ए बनेगा तो उसके अंदर ये दो एक्स और वाई जो कि प्राइवेट में है इनका कलर येलो किया गया है और बाकी जो चीज़ें पब्लिक में हैं उनका कलर ग्रीन है। तो हमारे दो डेटा मेंबर एक्स और वाई जो हैं ये येलो हैं और एक प्राइवेट हमारा z जो है वेरिएबल, ये तीन वेरिएबल यानी एक्स वाई जी और दो फंक्शन यानी प्रिंट ए और सेट ए ये दो मेंबर फंक्शंस, और इन सब को हमने दिखाया है इस बाउंड्री की मदद से कि ये ऑब्जेक्ट ए के अंदर सब मौजूद है। अब देखते हैं कि जब ऑब्जेक्ट बी बनेगा मेन के अंदर तो फिर क्या हो रहा होगा। सबसे पहले क्या होगा कि ऑब्जेक्ट बी जो है उसके अंदर अपनी फंक्शनैलिटी वेरिएबल 1 वेरिएबल 2 यानी वेरिएबल 1 वेरिएबल 2 और ये दो मेंबर फंक्शन जो हैं ये मौजूद होंगे, लेकिन इसके साथ हमारे पास क्लास ए का भी पूरे का पूरा जो है उसके डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस जो हैं वो भी मौजूद होंगे। इनहेरिटेंस के अंदर बिल्कुल रियल लाइफ में जिस तरह एक कोई भी नई चीज़ हमेशा पहले से मौजूद चीज़ों को मुख्तलिफ कम्बिनेशन में जोड़ने से बनती है, बिल्कुल वैसे ही इस इनहेरिटेंस के अंदर हम पहले से लिखे हुए कोड को वैसे का वैसे ही रखेंगे और साथ में कुछ और मॉडिफिकेशनें भी करके नया ऑब्जेक्ट बना देंगे जो कि अपने अंदर स्पेशलाइज्ड जो उसकी फंक्शनैलिटी है वो भी और जनरल पर्पज़ जो फंक्शनैलिटी है वो भी अपने अंदर बरकरार रखता है।
अब देखते हैं कि ऑब्जेक्ट बी के अंदर बी किस किस चीज़ को आसानी से यानी डायरेक्टली जो है वो एक्सेस कर सकता है और किस चीज़ को वो एक्सेस नहीं कर सकता। तो अब देखते हैं कि अगर हम इन x और y को देखें, ये जो x और y a की तरफ से आए हैं उनको ऑब्जेक्ट b डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता। ये चीज़ समझने की है कि ऑल्दो कि ऑब्जेक्ट b के अंदर ही ये सब कुछ पड़ा हुआ है, लेकिन चूंकि ऑब्जेक्ट ए है यानी क्लास ए के अंदर हमारे जो मेंबर फंक्शन x और y इंप्लीमेंट हैं, इनकी जो एक्सेस है प्राइवेट है। हम अगर सिर्फ इसी क्लास का कोड लिख रहे हैं तो हमने इस ब्रैकेट के ख़त्म होने से पहले हम इनको जैसे चाहें हम इनको एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन हमने जब इनको इनहेरिट भी कर लिया, क्लास बी के अंदर ये सब के सब मौजूद हैं, लेकिन फिर भी हम इस क्लास बी के अंदर से इनको डायरेक्ट मॉडिफाई नहीं कर सकते। हमें वंस अगेन उन सेट और गेट फंक्शंस का सहारा लेना पड़ेगा जो कि इस क्लास ने हमें पब्लिक वाले सेक्शन में दिए हुए हैं। तो वो आपने देखा कि जो इनहेरिटेंस है ये किस किस चीज़ को अफेक्ट करती है। अगर आपने किसी चीज़ क्लास के प्राइवेट डेटा मेंबर्स हैं तो वो प्राइवेट ही रहते हैं अगले ऑब्जेक्ट में जाकर भी, यानी जो हमारा नया कोड लिखा हुआ जो क्लास बी का कोड है इसके अंदर ऑल्दो कि हमने इसके अपने जो वेरिएबल्स हैं वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2 ये स्पेशलाइज्ड बनाए हैं, लेकिन इसके अंदर एक्चुअली ये सब भी मौजूद है। लेकिन x और y चूंकि अपनी पेरेंट क्लास के अंदर प्राइवेट हैं तो वो अपनी इस चाइल्ड क्लास के अंदर भी प्राइवेट ही रहेंगे और वो इसी की मलकियत तस्वुर होते हैं। अगर तो हमने सारा कोड इधर लिखा होता तो फिर तो हम सारा खुद ब खुद इसको इम्प्लीमेंट कर रहे होते, लेकिन अब चूंकि हमने इसको डायरेक्ट खुद नहीं लिखा, ये हमें पहले से लिखा मौजूद है और हमने इसको सिर्फ एक्सटेंड किया है सिंटैक्स की मदद से, तो अब हमारे पास वो फंक्शनैलिटी आ रही है, ये हमारे पास वो मौजूद है पूरी की पूरी, लेकिन उसके अंदर हम कोई भी मॉडिफिकेशन उस वक्त तक नहीं कर सकते जब तक कि हमें उसका कोई पब्लिक इंटरफेस ना मिले। आप थोड़ी देर के लिए इसको पास करें और इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि इनहेरिटेंस एक्सटेंड तो करता है लेकिन वो प्राइवेट वाला सेक्शन जो है वो उसको वैसे का वैसा ही रखता है। अब हम देखते हैं कि प्राइवेट इनहेरिटेंस किस तरह से काम करती है ताकि हमें पब्लिक और प्राइवेट इनहेरिटेंस का फ़र्क समझ आ सके। ये बिल्कुल वैसे ही हमारे पास क्लास ए लिखी हुई है। अब जब इसका ऑब्जेक्ट मेन फंक्शन में बनेगा तो उसके अंदर 3 वेरिएबल x और y उनमें से प्राइवेट और z जो है और इसके प्रिंट और सेट वाला फंक्शन, ये दोनों जो हैं ये फंक्शंस और ये वेरिएबल्स ये इसके पब्लिक वाले हिस्से में लिखे हुए हैं। अब हम इस वाले ऑब्जेक्ट को इनहेरिट करते हैं और एक नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं b और उसके अंदर हम देखते हैं कि किस तरह से ये सारा काम होता है। अब देखें तो हमारे पास ऑब्जेक्ट b जो बना है इसके अंदर वेरिएबल 1 वेरिएबल 2 ये जो हैं ये ऑब्जेक्ट b के अपने जो हैं ये हमने कस्टमाइज़ किए हुए हैं और जो z है वो इसके पास क्लास a से इनहेरिट हुआ है। लेकिन इस प्राइवेट इनहेरिटेंस के नतीजे में आपने देखा कि ये जो z है इसका कलर भी येलो हो गया है, यानी इस क्लास के अंदर आके ये भी अब बिल्कुल वैसे ही बिहेव करना शुरू हो गया है कि जैसे क्लास a के अंदर ये भी पब्लिक की बजाय प्राइवेट में लिखा हुआ था। तो इस प्राइवेट इनहेरिटेंस ने इस सारे पब्लिक सेक्शन को भी b के लिए ऐसे ही बना दिया है कि जैसे वो पब्लिक की बजाय प्राइवेट है। वंस अगेन मैं रिपीट कर दूं, इस प्राइवेट इनहेरिटेंस ने एक्चुअली इस क्लास A के तमाम पब्लिक सेक्शन में लिखे हुए कोड को भी प्राइवेट बना दिया है। और इस डायग्राम में आपको जहाँ जहाँ पे येलो कलर नज़र आ रहा है वो सारे का सारा हिस्सा B के लिए इनएक्सेसिबल हो गया है, यानी ये येलो वाले पार्ट्स को B डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता। तो अब हमने देखा कि क्लास A के सेटर और गेटर भी पब्लिक सेक्शन में थे जो कि अब प्राइवेट हो चुके हैं इस प्राइवेट इनहेरिटेंस की वजह से, तो हम इधर इनको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। यानी हमारा प्रिंट a और सेट a वाला फंक्शन जो है ये भी हमारे एक्सेस से बाहर हो गया है इस प्राइवेट इनहेरिटेंस की वजह से। तो अब हम एक्चुअली क्लास A के सारी की सारी फंक्शनैलिटी को एम्बेड तो कर चुके हैं अपने अंदर, लेकिन हम उसको एक्सेस और मॉडिफाई करने से महरूम हो गए हैं। तो इस प्राइवेट इनहेरिटेंस के नतीजे में हम इनका कोई भी जो हमारे वेरिएबल्स हैं या डेटा मेंबर्स हैं या मेंबर फंक्शंस हैं इनको हम एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये एक बहुत सीरियस जो है वो लिमिटेशन बन चुकी है हमारे लिए कि ऑल्दो कि हमने क्लास B को A से इनहेरिट करके बनाया है, लेकिन अब क्लास B A की चीज़ों को एक्सेस ही नहीं कर पा रही। तो इसका क्या हल है? मसले को हल करने के लिए हमारे पास एक और कीवर्ड प्रोटेक्टेड ये मौजूद है।
ये एक एक्सेस स्पेसिफायर ही है, बिल्कुल वैसी जैसे प्राइवेट और पब्लिक है हमारे पास। ये तीसरा एक्सेस स्पेसिफायर है जिसे प्रोटेक्टेड कहा जाता है। अब क्लासेस को लिखते हुए हम पब्लिक और प्राइवेट के साथ साथ इस प्रोटेक्टेड का सेक्शन भी बना सकते हैं। इस सेक्शन के अंदर या इस एक्सेस स्पेसिफायर वाले कोड सेक्शन के अंदर लिखे हुए तमाम वेरिएबल्स और तमाम डेटा मेंबर्स जो हैं वो हमारे पास अपनी इनहेरिटेड क्लास के अंदर एक्सेसिबल हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास सुपर की क्लास है। पहले हम यहाँ पर प्राइवेट सेक्शन लिख रहे थे, लेकिन अब हम उसकी बजाय कीवर्ड प्रोटेक्टेड का यूज़ कर रहे हैं, और इसकी वर्किंग का हमें अंदाज़ा उस वक्त होगा जब हम जाके इनहेरिटेंस कर रहे होंगे। तो अब हमने अपने स्टोरेज के वेरिएबल को जो है वो प्राइवेट करने की बजाय प्रोटेक्टेड कर दिया है, और बाकी की पूरी क्लास वैसी की वैसी ही है। अब जब हम इसको एक्सटेंड करेंगे, यानी सब क्लास एक्सटेंड्स सुपर क्लास, तो अब हम उसके अंदर एक अपना प्रिंट का फंक्शन जो है वो कस्टमाइज लिख रहे हैं, जो कि स्टोरेज वाले वेरिएबल को डायरेक्टली एक्सेस कर रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे ये इसके लिए पब्लिक वाला सेक्शन है। तो इस स्टोरेज वाले को, जो कि पहले हम प्राइवेट लिखा करते थे, हमने प्रोटेक्टेड लिखा इस एग्जाम्पल में, तो ये अब एक्सेसिबल हो गया हमारे इस नई क्लास को। तो अब प्रोटेक्टेड का कीवर्ड जो है उसकी अंडरस्टैंडिंग अगर आप डेवलप करें, तो ये जैसी ही पब्लिक इनहेरिटेंस होगी तो ये इस प्रोटेक्टेड वाले, जो हमारा प्रोटेक्टेड वाला सेक्शन है, इसको भी एक्सेसिबल बना देगा। तो अब आपने देखा कि जब ये प्रोग्राम चलेगा तो हमने एक सब का ऑब्जेक्ट बनाया मेन के अंदर, उसके अंदर 100 की वैल्यू डाली, फिर उसके अंदर +1 किया, तो ये 101 प्रिंट होगा। लेकिन इस मेन फंक्शन के अंदर हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते। ये स्टोरेज बिल्कुल वैसी ही है जैसे ये इस मेन के अंदर एक्सेसिबल नहीं हो सकता, ये प्राइवेट डेटा मेंबर कंसीडर हो रहा है। तो प्रोटेक्टेड कीवर्ड्स के साथ लिखे हुए तमाम डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस इनहेरिटेड क्लासेस के अंदर एक्सेसिबल हो जाते हैं, लेकिन वो इनसे आउटसाइड स्टिल प्राइवेट ही कंसीडर होते हैं। अब एक बात याद रहे कि ये सब कुछ उसी वक्त दुरुस्त है जब हम पब्लिक इनहेरिटेंस कर रहे हैं। जब हम पब्लिक इनहेरिटेंस कर रहे होंगे तो प्रोटेक्टेड सेक्शन वाला कोड सेगमेंट सब क्लास के अंदर या इनहेरिटेड क्लास के अंदर बिल्कुल वैसा ही बिहेव करेगा जैसे कि वो पब्लिक के तौर पर डिक्लेयर किया गया था।